हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ लक्ष्य सैनी। आज मैं आपके सामने एक नई वीडियो लेकर आ रहा हूँ सार्क के ऊपर। सार्क मीन्स साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर द रीजनल कॉरपोरेशन। ठीक है, तो इसमें बेसिकली शॉर्ट नोट पूछ लेते हैं। ये 10 नंबर में पूछ सकते हैं कि सार्क के बारे में बताइए। जैसे इंडिया इसका पार्ट है तो कैसे कैसे मतलब कि इसके बारे में डिफ़ाइन कीजिए, ये सार्क असल में है क्या। तो इसको लिखने के लिए ना, जो मैंने अपने टाइम में स्टडी की थी, तो मैंने ये सब नोट्स बनाए थे। तो मैं आपको जो प्रोवाइड कर रहा हूँ, ठीक है, आप इसको समझते चलना। इसमें याद करने का भी मिलेगा मोस्टली, क्योंकि आप कोई ऐसे ही कोई किसी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जब पढ़ते हो तो उसमें मोस्टली आपको याद करने की चीज़ होती है। हाँ, इसको समझ के चलोगे कि इसका मेन मकसद क्या था, तो पेपर में और आप एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हो। ठीक है, जैसे सार की फुल फॉर्म मैंने लिखी। ये कब फाउंड हुआ था? 8 दिसंबर 1985, ढाका, बांग्लादेश। ठीक है, अब इसकी जो आइडिया था ना, जब स्टार्टिंग जो हुई थी, वो जिया उल रहमान प्रेसिडेंट थे बांग्लादेश के, उन्होंने दिया था कि यार हमें भी अपनी एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बनानी चाहिए जिसमें कि हम सबकी कंट्रीज़ मिलकर एक एक मेन गोल हो, एक कॉमन गोल हो उसका। जैसे यूरोपियन यूनियन देखा हमने, ठीक है, नाफ्टा एग्रीमेंट देखा है, बाफ्टा एग्रीमेंट देखें। तो इस टाइप की हमारी भी कुछ एक होनी चाहिए ऑर्गेनाइजेशन, जो जैसे कि हमने इसमें बात करी साउथ एशियन एसोसिएशन, मतलब साउथ की कंट्रीज़ है और वो भी एशिया के कॉन्टिनेंट की है। ठीक है, अब एशिया एक कॉन्टिनेंट में बहुत सारी कंट्रीज़ होती है। ठीक है, अब ये सब एक साथ अगर काम करेंगे वेलफेयर के लिए एक दूसरे के, तो इनको कल को कोई परेशानी नहीं होगी। क्योंकि जैसे कि मैं बोलता हूँ कि जापान हो गया या कोई भी, जैसे मैं बोलता हूँ उसके अंदर श्रीलंका। श्रीलंका एक छोटी कंट्री है, बहुत छोटी कंट्री है। ठीक है, अगर वो अकेले करेगी काम, कोई प्रॉब्लम होती है तो वो नहीं डील कर पाएगी। लेकिन अगर ये सब मिल के करेंगे ना, तो श्रीलंका अकेला नहीं रहेगा और श्रीलंका बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाएगा। ठीक है, बैक बोलते हैं इसको, बैक वो है। अब जैसे कि उन्होंने एक आइडिया दिया कि हमें भी ऐसे करना चाहिए कि कल को कोई प्रॉब्लम होती है तो हमें एक ऑर्गेनाइजेशन हमारी होनी चाहिए ऐसी। ठीक है, 1981 में कोलंबो में सबसे पहली बार बात की गई थी इसकी। कोलंबो मीन्स दी कैपिटल ऑफ द श्रीलंका। ठीक है, 1983 में फिर ये वाली बात दोहराई गई न्यू दिल्ली के अंदर। ठीक है, सेम टॉपिक है। अब इसमें जो मेन चीज़ आती है ना, इसके मेंबर्स कौन कौन से हैं। तो जो मैंने याद करने का तरीका था, मैंने क्या करा था, मैंने एक लास्ट फर्स्ट वर्ड याद करे थे सबके। कि जैसे हम बोलते हैं ना, महाभारत देखी होगी मोस्टली आपने, जिसमें बोलते हैं भीष्म, भीष्म पितामह। तो मैंने ऐसे याद करा, BISM, भीष्म, और फिर मैंने लास्ट में लिखा PNB। PNB बैंक होता है ना, तो मैंने ऐसे याद कर लिया इसको, भीष्म, PNB। ठीक है, अब इसकी 8th कंट्री कौन सी है, 8 मेंबर कंट्री? अफगानिस्तान। एक ये ए अलग से था, बाकी भीष्म, PNB। अब इसमें बी से बांग्लादेश, आई से इंडिया, श्रीलंका, मलेशिया, पाकिस्तान, नेपाल एंड बांग्लादेश। ठीक है, इसका हेड क्वार्टर है काठमांडू, नेपाल में, जो कि बनाया गया था 1987 में। अब ये कुछ कुछ डेट्स हो गए, अब क्या हुआ यार, ये तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। मेनली आपको ये पता होना चाहिए, जैसे कि इसमें जो फर्स्ट आइडिया दिया था वो कब, कौन से सन में दिया गया था, ये कब फाउंड किया गया था, ये मेन चीज़ है। अगर आप इसका ये नहीं लिखोगे ना, कोई चलता है इसका इतना कि काठमांडू में कब बना था, कौन सा सन है, ये ज़रूरी नहीं है। लेकिन हाँ, जब मैंने जो याद किया था वो मैंने बता रहा हूँ आपको। अब इसके अंदर एक आता है सुपरवाइजर मेंबर्स, क्योंकि जो ये कंट्रीज़ है ना, ये इनकी इकोनॉमी इतनी ज़्यादा डेवलप्ड नहीं है एज़ पर दी डेवलप्ड कंट्रीज। जैसे मैं डेवलप कंट्रीज़ के अंदर से बोलूँगा, जैसे कि अमेरिका हो गया, यूरोपियन मेंबर्स हो गए, जिसके अंदर अपना बहुत यूरोपियन कंट्रीज़ आ जाती है, इंग्लैंड आ गई, ये अपने कनाडा आ गया, इस तरह की चीज़ आ गई। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया, जापान, ये सारी पावरफुल कंट्रीज़ हैं। ये सुपरवाइज करती है इनको कि अपनी जो ये मिल के जो कर रहे हैं, इसका कोई गलत इस्तेमाल ना करें। ये सुपरवाइजर करती है। तो ये कुछ कंट्रीज़ के नाम है, ये आपको क्वेश्चन के अंदर ना आंसर बूस्ट अप करेंगी। ठीक है, तो नेक्स्ट पे चलते हैं। अब हर चीज़ का ना, हर चीज़ का जब बनता है ना, प्रॉपर एक ऑर्गेनाइजेशन बनती है, तो उसके एक आर्टिकल चलते हैं। आर्टिकल इन द सेंस, जैसे मैंने बात करी कि ऑब्जेक्टिव्स, आर्टिकल नंबर 1। ठीक है, अब इसके अंदर कुछ इनके ऑब्जेक्टिव्स थे जो कि आर्टिकल 1 में दिए गए। अब ये आर्टिकल 1 आप डिनोट करोगे ना, तो ये बहुत ज़्यादा एक अच्छा इम्पैक्ट डालता है एग्जामिनर पे। वो चेक करेगा तो उसको भी लगेगा कि हाँ, इस बच्चे ने मतलब कि बहुत अच्छी पढ़ाई करी है। अब ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हो सकते हैं? पब्लिक वेलफेयर, ये तो कॉमन है, सबको पता होना चाहिए कि पब्लिक वेलफेयर के लिए ही हुआ है मेन इसका। फॉर डेवलपमेंट पर्पस, क्योंकि मोस्टली इसके अंदर जितनी भी ऑर्गेनाइज कंट्रीज़ हैं वो अंडर डेवलप्ड है। ठीक है, उसको डेवलप करने के लिए। सेल्फ रिलायंस मतलब होता है कि अ, हमें किसी के सामने हाथ ना पसारना पड़े, किसी के सामने लोन ना लेना पड़े फालतू का।
हम मतलब कि इतने सेल्फ कैपेबल हो कि हम अपने कंट्रीज़ के जो पर्सन हैं उनको उनकी ज़रूरतें डील कर सकें। अब जैसे कि ग्रेन्स हो गया, खाना हो गया, फूड हो गया, अगर हम वही अपने कंट्रीज़ में नहीं बना पा रहे, वही ले रहे दूसरे कंट्री से, तो ये तो गलत बात है ना। ऐसी कंडीशन ना हो, हम डेवलपमेंट क्रिएट करें, हम अच्छे अच्छे एग्रीकल्चर के चीज़ें लाएं। जैसे मैं बोलता हूँ कि अच्छी क्वालिटी की ग्रेन्स हो, अच्छे फार्मर्स को मिले, जिससे कि हमारा कभी ऐसे प्रॉब्लम ना आए। ये तो एक जस्ट एग्जांपल था, मैं कहने का मतलब समझ गए होगा आप। इम्फेसिस ऑन दी कॉपरेशन, जोर दिया गया कॉपरेशन के अंदर, क्योंकि हमेशा याद रखना, कोई भी चीज़ अगर अकेली होगी तो उसकी पावर उस लेवल की नहीं होगी, लेकिन जब कोई चीज़ मिल जाती है ना तो उसकी पावर एक अलग लेवल पहुंच जाती है। ठीक है, फिर आता है टू इवेल्युएट प्रॉब्लम। अब जैसे कि श्रीलंका को कोई प्रॉब्लम है, लेकिन उसका समाधान, जैसे कि कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है, मैंने बोला फाइनेंशियल से रिलेटेड हो, कुछ भी प्रॉब्लम हो, अगर वो इस कंट्रीज़ के अंदर आती है, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आती है, तो वो अपने मेंबर कंट्रीज़ के साथ बैठ के बात करेगी, वो उसको लोन प्रोवाइड करेंगे, प्रॉपर उसकी सहायता करेंगे। तो ये कहते हैं ना कि जैसे कि एक ज़रूरतमंद इंसान की मदद करना, जैसे हमारे कोई फ्रेंड्स होते हैं 4-5 सर्कल में, कि कहते हैं कि यार कल को तेरे को प्रॉब्लम हो तो मैं तेरे को प्रोवाइड करूँगा पैसे, ठीक है, मैं दे दूँगा। तो इस टाइप की चीज़ें होती है एक तरीके से। अब सेकंड आर्टिकल में आते हैं इसके प्रिंसिपल, सिद्धांत। अब सिद्धांत इसके क्या थे? म्यूचुअल सपोर्ट। सिद्धांत इनका ये था कि यार हम एक दूसरे की परस्पर मतलब कि वो करेंगे, ये नहीं कि श्रीलंका, इंडिया ने श्रीलंका की कर दी, लेकिन कल को श्रीलंका के पास इतनी पावर है, उसके हाथ में है वो चीज़, लेकिन श्रीलंका मदद नहीं कर रही इंडिया की, नहीं, दोनों की होनी चाहिए। अगर वो मदद कर रहा है तो तू भी मदद कर, निस्वार्थ भाव से, ठीक है। इक्वल वैल्यू, ठीक है, सबको एक सम्मान, इक्वल समझना। ये नहीं कि भाई तो श्रीलंका है, मैं इंडिया हूँ, मैं इंडिया तो बहुत बड़ा है, श्रीलंका तो छोटा है, इसके मैं क्या दूंगा उसको पैसे, नहीं ऐसे नहीं, मतलब कि एक सबको बराबर समझना। एवरी कंट्री इज़ इक्वल, ठीक है। आप जब इस ऑर्गेनाइजेशन में आ गए तो आप सबको सम्मान दोगे कि यार हर कंट्री इक्वल है। इंटरफ्रेंस इन दी इंटरनेशनल डील्स। अब क्या हो गया, अब ये सब मिलकर एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन बन गई, क्योंकि बहुत सारी कंट्रीज़ आ गई, तो अब लैंड पे आप देखोगे इन सब कंट्रीज़ को, तो एक अच्छा खासा स्पेस आ जाएगा, ठीक है। अब इससे क्या होता है कि कोई इंटरनेशनल कोई मीटिंग होती है, इंटरनेशनल कोई कोई पॉलिसी फॉर्म होती है, कुछ ऐसी चीज़ होती है, तो ये अपना इंटरफ्रेंस कर सकते हैं, इनके पास इतनी पावर होती है कि वो दखल दे के बोल सकते हैं कि हाँ यार ऐसे को ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए, क्योंकि अब इनकी अच्छा खासा स्पेस आ जाए ना। एक पहले तो श्रीलंका बोल रहा था, अब लेकिन अब इंडिया भी है, श्रीलंका भी है, बांग्लादेश भी, मतलब कि और भी कंट्रीज़ है बहुत सारी, तो उनका स्पेस बहुत हो जाता है, तो वो लगता है कि हाँ एक अच्छा दबाव दे पाते हैं। एम्फेसिस ऑन दी इंटरडिपेंडेंट नेशंस। अब देखो क्या होता है इसमें, मेन इनका प्रिंसिपल ये होता है कि हर कंट्री, वाट एवर इट इज़, बांग्लादेश हो, कोई भी कंट्री हो, वो अपने ऊपर इतने कैपेबल हो कि उनको किसी के सामने हाथ ना पसारना पड़े। बेसिकली अभी मैंने ग्रीन का एग्जांपल दिया था, उसी से रिलेटेड है, किसी के सामने हाथ ना पसारना पड़े। और सबको पता है कि कोई भी कंट्री पूरी दुनिया में, या कोई भी इंसान सेल्फ हर चीज़ में परफेक्ट नहीं होता। अब जैसे कि कोई कंट्री, जैसे अब इंडिया को बोलेंगे तो लेबर इंटेंसिव है, ठीक है। इंटरनेशनल ट्रेड थ्योरीज में पढ़ा था हमने कि यार हम लेबर की चीज़ बाहर भेजेंगे, कैपिटल की चीज़ मंगाएंगे, इस तरह की चीज़ें, ठीक है। तो क्योंकि फैक्टर हर कंट्री में अलग अलग फैक्टर्स होते हैं प्रोडक्शन के, किसी में नेचुरल रिसोर्सेज ज़्यादा अच्छे होते हैं उस चीज़ को बनाने के लिए, किसी में कम होते हैं, कम होंगे तो सिंपल सी बात है वो बाहर से इंपोर्ट करवाएगा, ठीक है, इस टाइप की चीज़ें। अब इसका एक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है जो कि बहुत अच्छा इंपैक्ट करेगा। अब जैसे कि मैंने ऊपर के पॉइंट बताया, आप इस पर बना बना के लिखोगे ना अपना, तो बहुत ज़्यादा बेस्ट रहेगा, ठीक है। आपको इतने से पॉइंट्स पता होने चाहिए, दैट्स इट, काम बन गया आपका। कल को क्वेश्चन आता है, क्योंकि एमकॉम में जितने टॉपिक्स हैं ना, ये कहीं से भी कुछ भी पूछ सकते हैं। कुछ कुछ क्वेश्चन तो इनके ऐसे हैं कि जो 2-3 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे कि हाँ ये क्वेश्चन आ सकते हैं, 90% चांसेस है। बट लेकिन मैं आपको इतना बोलूँगा कि इसमें पूरी बुक है ना, जितने टॉपिक्स हैं ना, कहीं से भी पूछ सकते हैं, तो आपको कंसेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए, ठीक है। अब जैसे इसमें ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है, आर्टिकल नंबर 3, आर्टिकल नंबर 4, आर्टिकल नंबर 5, 6 और 7 और 8, सारे इसमें आ गए आर्टिकल, ठीक है। अब हमें क्या करना है इसमें, बस इसको एक हमें एक चार्ट बनाना है प्रॉपर। जैसे कि आर्टिकल 3 में सबमिट आता है, जिसमें प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर भी सम्मिलित होते हैं। अब इसमें 2-3 लाइन अपन अपने मन से भी ऐड कर सकते हो कि प्राइम मिनिस्टर आते हैं, ये वो होता है, थोड़ा सा एक ऐड हो जाता है ना, क्वेश्चन लंबा हो जाता है इससे, उसको भी लगेगा यार इतनी चीज़ें बता रहा है, आर्टिकल बता रहा है, वो बता रहा है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ये सब कुछ चीज़ें बता रहा है, तो बहुत ज़्यादा इंपैक्ट पड़ जाता है। अब जैसे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हो गए, आर्टिकल नंबर 4 में, स्टैंडिंग आर्टिकल नंबर 4 में क्या बोला इसने, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर 1 ईयर्स ट्वाइस टाइम, मतलब कि एक साल में 2 बार होता है ये। इसका क्या काम होता है कि पॉलिसी मेक करता है, और फॉर ओवरऑल वेलफेयर। स्टैंडिंग कमेटी, स्टैंडिंग कमेटी का मतलब हो गया आर्टिकल नंबर 5,
जो कि बताता है कि फॉरेन सेक्रेटरी होते हैं ना, इसमें फॉरेन सेक्रेटरी की मीटिंग होती है जो कि एक साल में एक बारी होती है। टेक्निकल कमेटी क्या होती है, इसमें आर्टिकल नंबर 6 में बताया गया है कि इट मॉनिटर्स द वर्क ऑफ दिस सार्क। अब इसकी एक टेक्निकल कमेटी है जो कि जिसका पूरा का पूरा काम ही किस पे डिपेंड करता है कि जो सार्क वर्क कर रहा है ना, कैसा काम कर रहा है। कल को कोई इसमें फ्लो, वो कहते हैं ना जिसको, कोई फ्लो तो नहीं है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही बीच में कुछ, अगर कुछ प्रॉब्लम आती है तो इसको दूर करने के लिए पूरी हेल्प करता है ये, ठीक है। एग्जीक्यूटिव कमेटी आर्टिकल नंबर 7 में, स्टैंडिंग कमेटी बोलते हैं इसको, ठीक है। और सेक्रेटरीट आर्टिकल नंबर 8 ऑल कमेटी का लेखा जोखा करता है, मतलब कि जितनी भी कमिटीज़ है ना उन सब का, जैसे कहते हैं ना अकाउंटिंग करते हैं हम हर चीज़ में, तो ये सब चीज़ों को बताता है कि कैलकुलेट करता है ओवरऑल कि सही है कि गलत है, कि कैसा पॉजिटिव चल रहा है कैसा नेगेटिव चल रहा है। अब इसके बाद एक लास्ट में एक चीज़ है कि इसमें एक जनरल सेक्रेटरी भी होता है, जो कि फर्स्ट हमारे थे अब्दुल हसन। अगर आप गूगल पे सर्च करोगे तो आपको आज के करंट के भी मिल जाएंगे, ठीक है। जो एक ऐड हो जाता है, बूस्टअप हो जाता है क्वेश्चन आंसर। अब इसमें बोला है कि मैक्स परसेंटेज ऑफ द फाइनेंस इज प्रोवाइडेड बाय इंडिया, क्योंकि इस सब में आप देखोगे ना जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है उसमें सबसे ज़्यादा जो पावरफुल है ना वो इंडिया है। तो इसमें जो भी फाइनेंस जो, क्योंकि सब अपना एक परसेंटेज ऑफ फंड प्रोवाइड करते हैं टू रन दिस सार्क, ठीक है। तो इंडिया इसमें सबसे ज़्यादा करता है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। थैंक यू वेरी मच।